हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो प्रारंभिक नाम से जो चैप्टर दिया गया है प्रिलिमिनरी, ये आपका पहला चैप्टर है बीएसए का। और आज की वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें आपका सेक्शन 1 और 2 जो है वो कवर होता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में जो हमने बीएसए पर अपना पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने समझा था कि बीएसए के बेसिक्स के बारे में, कि बीएसए के क्या बेसिक्स हैं। अब बेसिक्स का मतलब हो गया कि उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स दिए गए हैं और कब से लागू हुआ और उसको एसेंट वगैरह कब मिला। तो वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। और आज की जो वीडियो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमारी जो वीडियो होगी आज की, वो हम इसमें सेक्शन 1 और 2 समझने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई इसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। 12 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है जो आपका प्रारंभिक के नाम से दिया गया है और चैप्टर 1 है, उसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन दिए गए थे। जिसमें पहला सेक्शन जो है वो आपका शॉर्ट टाइटल, लागू कब से हुआ, क्या विस्तार वगैरह है, वो सब बताता है, जैसा बेसिकली हर एक्ट में होता है ना। मोस्टली हम एक्ट में यही देखते हैं ना, ज़्यादातर अधिनियमों में, कि जो पहला सेक्शन है वो आपका शॉर्ट टाइटल वगैरह की बात करता है। बिल्कुल सेम वही चीज़ बीएसए में भी है। और सेक्शन 2 में मोस्टली आप देख सकते हो ज़्यादातर डेफिनेशंस ही दी जाती हैं, ज़्यादातर दी जाती हैं, हालांकि सब एक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो बीएसए में जब हम देखते हैं तो इसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस को कवर करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों सेक्शंस को समझने वाले हैं, सेक्शन नंबर 1 को भी और सेक्शन नंबर 2 को भी, जो डेफिनेशंस की बात करता है। तो जो आपका चैप्टर 1 है बीएसए का, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेफिनेशन क्लॉज को जो है वो कवर कर रहा है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये हमारा सेकंड वीडियो है बीएसए पर। पिछली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएसए के यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेक्शन नंबर 1 यानी धारा 1, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ, यानी बात करती है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में। सबसे पहले संक्षिप्त नाम को देखेंगे तो इसका संक्षिप्त नाम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर हम इसके प्रारंभ होने के बारे में बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है कि ये उस तारीख से प्रारंभ होगा जिस तारीख को, जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यानी नोटिफिकेशन निकाल के, जो भी गैजेट में नोटिफिकेशन निकलता है उसको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। इसके अलावा अगर हम इसके लागू होने की बात करें कि ये कहाँ अप्लाई होगा, तो इसमें कहा गया है सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर ये लागू होगा। जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर ये लागू होता है। जिसमें आपका जो सेना न्यायालय होते हैं उन पर भी ये लागू होगा, उन पर भी अप्लाई होगा, यानी जो मार्शल कोर्ट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे इसी के अंदर शामिल होंगे। तो जो बीएसए है वो मार्शल कोर्ट पे भी लागू हो रहा है और जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है लागू हो रहा है। बट अब इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अपवाद यानी इसके एक्सेप्शंस, जिसमें बताया गया है कि ये किन पर अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि न्यायालय या अधिकारी के सामने पेश किए गए शपथ पत्र पर, जो एफिडेविट वगैरह होते हैं ना, एफिडेविट पर ये लागू नहीं होता है। सबसे पहली ज़रूरी बात, ये कभी अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता एफिडेविट पर? क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी बातें उसमें लिखवाता है या लिखता है ना, अपनी ही तो बातें लिखी होती है एफिडेविट पे। तो इसीलिए कोर्ट या अधिकारी के सामने, किसी ऑफिसर के सामने, कोई पब्लिक ऑफिसर है या कोर्ट है, आपने उसके सामने जो एफिडेविट पेश किया है उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी इस पर बीएसए अप्लाई होगा। ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, मध्यस्थ के सामने कार्यवाहियाँ, जो आर्बिट्रेटर्स वगैरह होते हैं उनके सामने जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है उस पर भी बीएसए अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ निकल के आई इस सेक्शन से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस पर अप्लाई हो रहा है और किस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एफिडेविट जिस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरा आपका जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनके सामने जो प्रोसीडिंग्स चलती है उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, सेक्शन 1 समझ में आया, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, बस जिस पर अप्लाई हो रहा है वो ध्यान रखना है और जिस पर अप्लाई नहीं हो रहा है वो ध्यान रखना है।
सेक्शन 2 परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो है आपके कोर्ट यानी कि न्यायालय की डेफिनेशन। अच्छा, न्यायालय की डेफिनेशन तो हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं। कहाँ दी गई है बीएनएस में न्यायालय की डेफिनेशन, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे देखो कोर्ट की। कोर्ट में इसमें बताया गया है कि देखो कोर्ट में क्या क्या शामिल होंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना लिए इस चीज़ के कि कोर्ट में शामिल होंगे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट और जो भी एविडेंसेस लेने के लिए लीगली जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो जिन्हें लॉ के द्वारा एविडेंस लेने के लिए, है ना, साक्ष्य लेने के लिए जिन्हें ऑथराइज किया गया है, वो सारे व्यक्ति जो होंगे उनको आप मानोगे कि ये कोर्ट है। ठीक, लेकिन इसमें एक अपवाद आप देख सकते हो कि इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेटर। ठीक, आर्बिट्रेटर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई जो आर्बिट्रेटर्स के सामने जो भी प्रोसीडिंग वगैरह चलती है उन पर एविडेंस जो है वो नहीं लगता, ईबीएस से नहीं लगता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आर्बिट्रेटर जो होते हैं उनको यहाँ पर आप कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं डालोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले एविडेंस एक्ट में क्या था, जो 1872 का एविडेंस एक्ट था उसमें क्लॉजेज नहीं बने हुए थे डेफिनेशन वाले में, लेकिन अब डेफिनेशन में क्लॉजेज डाल दिए गए हैं। ठीक, तो बस क्या चीज़ शामिल है और क्या चीज़ शामिल नहीं है उसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कंक्लूसिव प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो क्लॉज नंबर 2 में दिया गया है निश्चायक सबूत। अब निश्चायक सबूत का मतलब क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक फैक्ट के साबित होने पर किसी दूसरे फैक्ट को साबित हुआ मान लेगा कोर्ट, तो उसको आप कहोगे कि भाई ये निश्चायक प्रूफ है, और उसे नासाबित करने के लिए आपको एविडेंस देने की परमिशन भी कोर्ट नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब एक फैक्ट कोर्ट में प्रूफ हो जाए, जब एक बात कोर्ट में साबित हो जाए, तो कोर्ट क्या करेगा, दूसरे को उसको प्रूफ मान लेगा, उसको कोर्ट समझेगा कि भाई ये भी प्रूव हो गया, ये भी साबित हो गया। लेकिन सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो ए और बी की शादी होती है, जिसके बाद एक बेटे का जन्म होता है, मान लो सी का जन्म हुआ है ना, इन दोनों का बेटा है सी। अब बच्चे का जन्म इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है, इस बात का निश्चायक सबूत है कि वो बच्चा ए और बी की जायज़ संतान है, नाजायज़ नहीं है, जायज़ संतान है, लेजिटिमेट चाइल्ड है वो। और ये क्लॉज यही कह रहा है कि जब एक बात प्रूफ हो गई है तो दूसरी बात भी प्रूफ मान लेगा कोर्ट। ठीक, और उसे गलत साबित करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब हुआ निश्चायक सबूत किसे कहते हैं। साफ लिखा है कि जब एक फैक्ट साबित हो जाए तो कोर्ट उसे साबित हुआ मान लेगा, किसको, दूसरे फैक्ट को भी, और फिर उसे नासाबित करने के लिए आपको एविडेंस देने की परमिशन नहीं देगा या अनुमति नहीं देगा। क्लॉज नंबर 3 नासाबित यानी डिसप्रूव्ड। अब क्या है इसका मतलब, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि नासाबित का मतलब ये है कि जब कोर्ट अपने सामने जो भी विषय पेश किए गए हैं उन पर विचार करने के बाद कोर्ट या तो इस बात का विश्वास करता है कि भाई उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, या फिर उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझ लेता है कि किसी स्पेशल मामले में, किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि भाई उस फैक्ट का तो अस्तित्व ही नहीं है, उस तथ्य का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, तो जब कोर्ट को लगे कि कोई बात भाई झूठी है या उसका सच होना इतना मजबूत है कि कोई समझदार आदमी भी उसको झूठ मानकर काम करे, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये डिसप्रूव्ड है। ठीक, ना साबित। ठीक, यानी ए मान लो ये कहता है कि वो कल स्कूल गया था, लेकिन जो टीचर है वो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करती है जिसमें ए की अटेंडेंस नहीं है, और टीचर उसके फ्रेंड बी और सी से पूछती है कि क्या ए कल स्कूल आया था। अब जो उसके दोनों दोस्त हैं बी और सी, वो भी मना करते हैं कि ए तो कल स्कूल ही नहीं आया था। अब टीचर यहाँ पे ये कह सकती है कि भाई ये बात ए का स्कूल आना ये बिल्कुल नासाबित हो गया है, क्योंकि ए की बात झूठी है कि वो कल स्कूल आया था। तो सिंपली यहाँ पे नासाबित का मतलब यही है कि कोर्ट ये मान लेगा कि ये बात झूठ है। समझ गए। तो यहाँ पे नासाबित का मतलब यही होता है कि कोर्ट भी ये विश्वास कर लेता है कि उस फैक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 4 यानी डी,
फोर तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्लॉजेस देख रहे हैं। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, बहुत ही मतलब सिंपल हमें देखनी है यहाँ पे, बस हमें ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। बस ऐसा कोई भी विषय है जो अक्षरों से, अंकों से, चिन्ह के साधन से, एक या ज़्यादा साधनों द्वारा स्पष्ट या फिर अभिलिखित किया गया हो, या उस विषय के अभिलेखन के प्रयोग में। अब देखो इसमें बस हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि अब इसमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या डाल दिया गया है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल कर लिए गए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है ये हम बीएनएस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, कमेंट करके बताना बीएनएस में कहाँ पर दी गई है। तो अब इसमें की जो डेफिनेशन है इसमें हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें डिटेल में नहीं समझना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो दृष्टांत है, इसमें जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई भी लेख वगैरह है ना, तो वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट है। कोई भी फोटोग्राफी वगैरह, चित्र वगैरह है, कोई मानचित्र, मैप वगैरह है, या किसी शिला वगैरह पे कुछ लिखा हुआ है, वो चीज़ हो गई। कोई व्यंग्य चित्र हो गया, है ना, कार्टून वगैरह हो जाते हैं, या कोई ईमेल है, लॉग है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में डॉक्यूमेंट, मैसेज, वेबसाइट, ये सब डिजिटल डिवाइसेस में जो भी इकट्ठा किए हुए वॉइस मेल मैसेजेस जो भी होते हैं वो सब आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। बेसिकली डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उस पर आपने कुछ लिख दिया, कुछ चिन्ह वगैरह बना दिया, कोई अंक लिख दिया, कोई अक्षरों से या लिख दिया, या कुछ ऐसा कर दिया, तो मतलब उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बस सिंपली डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है क्लॉज नंबर डी में। नेक्स्ट क्लॉज आता है एविडेंस के बारे में, हमें डेफिनेशन दी गई है कि आप किसको साक्ष्य कहोगे, है ना, किसको कहोगे कि ये साक्ष्य है। अब देखो पूरा का पूरा जो हमारा बीएसए है उसमें साक्ष्य वर्ड तो लिखा ही हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसको हम साक्ष्य कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है क्लॉज नंबर ई में, है ना। वैसे हिंदी वाला आप देख लेना। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो सभी कथन जिनके जांच के अधीन तथ्यों के संबंध में कोर्ट अपने सामने गवाहों के द्वारा करने की अनुमति देता है। तो या तो वो सारी स्टेटमेंट जिन्हें कोर्ट कहता है कि भाई कोई फैक्ट है उसके बारे में गवाह आकर कोर्ट को बताएं, वो एविडेंस होगा, या कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश किए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप एविडेंस ही कहोगे। यानी कि एविडेंस दो तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे दिए जा सकते हैं, या तो कोई स्टेटमेंट बोलकर जो ओरल एविडेंस हो गए, या फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, है ना, कागज़ वगैरह की फॉर्म में आपने दिया कोर्ट को, जिसमें आपका अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हो गया। अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें अब ऐड कर दी गई हैं, पहले नहीं होती थी। तो यहाँ पर एविडेंस में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिसे कोर्ट अपने पास मंगा रहा है वो सारी आपकी एविडेंस के अंदर आएंगी, और साथ ही आपके डॉक्यूमेंट भी एविडेंस के अंदर आएंगे। उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट, वो सब आपके एविडेंस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है फैक्ट। देखो फैक्ट, है ना, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। फैक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज में दी गई है फैक्ट की डेफिनेशन, और इसमें कहा गया है देखो कोई भी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का कोई भी संबंध जिनका आप अपने सेंसेस से पता लगा सको, जिनका आप अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से आपको बोध हो सके, आपको पता लग सके, है ना, आपने कुछ सुन लिया, कुछ आपको ऐसी स्मेल आ गई, कुछ आपने देख लिया, या कुछ आपने टच किया तो आपको कुछ महसूस हुआ, तो वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपनी सेंसेस से उनका आपको बोध हो सके उसको हम बोलेंगे कि भाई ये एक फैक्ट है। इसके अलावा कोई भी ऐसी मेंटल स्टेट की बात हुई है, सॉरी, मानसिक दशा की बात हुई है जिसका बोध किसी व्यक्ति को है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखो एविडेंस अलग चीज़ थी, फैक्ट अलग चीज़ है, ये हमको समझना है कि फैक्ट कहते किसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो वो एक फैक्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक फैक्ट है। तो इस विश्व में, इस संसार में हर एक चीज़ फैक्ट होती है, क्योंकि देखो इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ एनीथिंग जिसका आप अपनी सेंसेस से बोध कर सको। ठीक, तो हर चीज़ एक फैक्ट है, तो फैक्ट के अंदर क्या आएगा, कोई भी चीज़। और यहाँ पे देखो इसका जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे ना तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे किसी स्थान में, किसी क्रम में कोई भी आपका कोई सब्सटेंस है, किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, कुछ सुना, ये भी एक फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने कोई वर्ड कहा, अपनी ज़ुबान से कुछ कहा, अपने मुंह से कुछ कहा, तो वो भी एक आपका फैक्ट बन जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति की कोई ओपिनियन है या उसका कोई इंटेंशन है जिसे वो गुड फेथ में या कपट करने के तरीके से कार्य करता है, या कोई विशिष्ट शब्द वो कहता है किसी स्पेशल भाव के अंदर वो कहता है,
तो उसे विशिष्ट संवेदना का भान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी फैक्ट है। मैंने बताया ना कि हर चीज़ फैक्ट है इस संसार में, हर एक चीज़ फैक्ट है, क्योंकि जिसको आप अपने सेंसेस से बोध कर सकते हो, आप अपने सेंसेस से उस चीज़ को फील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके इलस्ट्रेशन में दी गई हैं। ये सब समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है फैक्ट इन इशू, जिसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। फैक्ट इन इशू क्या होता है? तो ये है आपका विवादक तथ्य। तो रेलेवेंट फैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो, एक तो हो गया फैक्ट। फैक्ट तो मैंने बताया कि संसार में हर चीज़ फैक्ट है ना, हर चीज़ एक फैक्ट है। लेकिन फैक्ट इन इशू क्या होता है? विवादक तथ्य क्या होता है? यानी फैक्ट तो है लेकिन वो इशू में है, तभी तो है रेलेवेंट फैक्ट, है ना। ये यहाँ पे सॉरी, ये गलत है इंग्लिश वाला, यहाँ पे फैक्ट इन इशू कहेंगे इसको इंग्लिश में। इसको सही कर लेना आप, फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य का यहाँ पे गलत लिखा गया, रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट तो हो गया आपका सुसंगत तथ्य। तो फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है? तो देखो, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है वो फैक्ट जो इशू में हो, जो मुद्दे की तरफ हो। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक फैक्ट या तथ्य एक मुद्दा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा विवादित होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उस पर कंट्रोवर्सी छिड़ी होती है, तो वो विवादक तथ्य बन जाता है। ठीक, तो ऐसा कोई भी तथ्य जो अपने आप में या दूसरे फैक्ट के संबंध में किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व को, अनस्तित्व को, उसके नेचर को, उसके विस्तार की उत्पत्ति उससे होती है, जो किसी भी केस में या किसी प्रोसीडिंग्स में इस बात का दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, तो उसको हम कहेंगे फैक्ट इन इशू है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोई भी एक ऐसा तथ्य जब किसी उस पर मुद्दा छिड़ जाता है या वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है, वो विवादित हो जाता है, तो वही फैक्ट बन जाता है आपका फैक्ट इन इशू। इशू में आ गई है वो चीज़, है ना, मुद्दे की बात। तो यही चीज़ है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, अब वो रोज़ ऑफिस जाता है, ये एक फैक्ट है, रोज़ ऑफिस जा रहा है, फैक्ट है। लेकिन यही सिंपल फैक्ट जब एक विवादित मुद्दा बन जाता है कि क्या मंडे को ए ऑफिस गया था, कुछ लोग कहेंगे हाँ गया था, कुछ लोग कहेंगे नहीं गया नहीं था। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखो, या तो ए ऑफिस गया था या नहीं गया था। यानी मुद्दे की बात क्या है वो हमें समझनी है, और मुद्दे की बात जब आती है तो उसी को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। एक्सप्लेनेशन समझो, जब कभी कोई कोर्ट किसी फैक्ट इन इशू को यानी विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी लॉ के उपबंधों में अभिलिखित करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, तो तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस फैक्ट का दृढ़ कथन किया जाना है या उससे इनकार किया जाना है, वही आपका फैक्ट इन इशू है। तो जब सिविल कोर्ट में जो सिविल केस चल रहा है किसी कोर्ट में और कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा फ्रेम कर रही है कोर्ट, जैसे कि कोर्ट इशू फ्रेम करती है कि ए ने बी से पैसा उधार लिया था, तो इस इशू के संबंध में जो पार्टीज़ हैं, जो भी पक्षकार हैं, वो क्या कहेंगी, वो आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टीज़ हैं, या तो जवाब हाँ में देंगी या ना में देंगी। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वही फैक्ट इन इशू होगा। ठीक, तो समझ आया फैक्ट इन इशू क्या होता है, इसको सही कर लेना आप, ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं, फैक्ट इन इशू है। ठीक, विवादक तथ्य। तो मुद्दे की बात होगी जहाँ पर, उसको बोलेंगे फैक्ट इन इशू। इसके बाद अगला क्लॉज है उपधारणा कर सकेगा। इसमें डेफिनेशन दी गई है मे प्रिज्यूम की। जब हम बीएस से पढ़ेंगे ना आगे, तो कुछ सेक्शंस में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि कोर्ट यहाँ पर उपधारणा कर सकेगा, यानी मे प्रिज्यूम। तो उपधारणा कर सकेगा का मतलब ये हुआ कि इसके अकॉर्डिंग कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं। कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, और ये कोर्ट के विवेक पर है कि चाहे तो वो किसी बात को सच मान ले या चाहे वो सबूत मांग ले उस चीज़ का। तो यहाँ पे जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट या तो ऐसे तथ्यों को साबित हुआ मान सकेगा, या जब तक वो ना साबित नहीं हो जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर ए ये कहता है कि मैंने बी को 50,000 रुपये उधार दिए थे, तो अगर यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से अगर हम इसको लागू करें इस चीज़ पर, अगर लिखा हुआ है कि उपधारणा कर सकेगा, अगर हम इसको अप्लाई करें इस एग्जाम्पल में कि क्या भाई ए जो कह रहा है कि मैंने बी को 50,000 रुपये दिए, अगर इसको हम उपधारणा कर सकेगा के आधार पर इसको अप्लाई करें, तो कोर्ट के पास देखो दो ऑप्शन है। या तो कोर्ट मान ले कि हाँ भाई ए ने सच में बी को 50,000 रुपये दिए हैं, या कोर्ट ए से सबूत मांगेगी कि वो इस बात को प्रूफ करे, इस बात को साबित करे कि उसने बी को 50,000 रुपये दिए हैं। तो जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है उपधारणा कर सकेगा, इसका मतलब है कि कोर्ट के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं कोर्ट के पास। या तो वो साबित मान ले
जब तक वो ना साबित ना हो जाए, या फिर उसकी सबूत मांग ले इस बारे में कि भाई सबूत लाओ, इस चीज़ को प्रूव करो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। ठीक। नेक्स्ट है साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, अब इसका क्या मतलब है? साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो साबित नहीं हुआ, तो कोई तथ्य कोई फैक्ट अगर साबित नहीं हुआ है तो ये तभी कहा जाता है जब वो या तो ना तो साबित किया गया हो, ना ही ना साबित किया गया हो। मतलब ना तो उसे कोर्ट के सामने प्रूफ किया गया हो, ना इस बात को दिखाया गया हो कि भाई ये डिसप्रूव्ड है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, या तो साबित ना हुआ हो या फिर या ना साबित हुआ हो। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे नॉट प्रूव्ड के अंदर। यानी कि जब कोर्ट कन्फ्यूज़न में हो, जो ना तो प्रूव हो और ना ही डिसप्रूव हो, यानी बीच में की बात हो जाए, भाई ना तो साबित ही हो रहा है ना ही ना साबित हो रहा है, और कोर्ट कंफ्यूज है, ना में भी कंफ्यूज है, हाँ में भी कंफ्यूज है, और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल नहीं रहा, कोई मजबूत साक्ष्य मिल नहीं रहा है। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। नेक्स्ट आता है साबित, यानी कि प्रूव्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल जो अभी हमने ना साबित पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी का उल्टा। जब कोर्ट को विश्वास है कि भाई उस तथ्य का अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है ना, उसकी एग्जिस्टेंस है उस फैक्ट की, या फिर उसके अस्तित्व को कोर्ट इतना अधिसंभाव्य समझे कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस अनुमान पर काम करे कि भाई उस फैक्ट का अस्तित्व है। ठीक, तो प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट या तो 100% विश्वास कर लेता है कि भाई ये बात सच्ची है, या कोई बात इतनी मजबूत हो कि एक समझदार आदमी भी उसे सच मानकर काम करे, तो उसे प्रूव्ड कहेंगे। सिंपल। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ए के जो मम्मी पापा हैं वो उसके टीचर से पूछते हैं कि क्या ए का अटेंडेंस रजिस्टर में भी उसकी अटेंडेंस है। अब साथ ही उसके दोस्तों से भी पूछा जाता है उसके बारे में कि क्या वो कल स्कूल आया था। अब वो सब कहते हैं कि हाँ वो तो स्कूल आया था। अब ए के पेरेंट्स इस बात को मान लेंगे, ये बात प्रूव हो चुकी है कि भाई अटेंडेंस रजिस्टर में भी ए का नाम है, और उसके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि वो तो कल स्कूल आया था, यानी ये बात प्रूव हो चुकी। ठीक, फैक्ट बिल्कुल सच्चा है और ये बात भी सच्ची है और इस चीज़ का प्रूफ भी मिल चुका। इसको बोलेंगे प्रूफ। रेलेवेंट यानी सुसंगत, ये क्लॉज बात करता है रेलेवेंट के बारे में। ठीक, इसमें सिंपली तरीके से कहा गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में, यानी जो आपका बीएस से है, उसमें जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उन प्रोविज़न में से किसी भी तरीके से एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो। यानी सिंपली जब किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेलेवेंट है, वो सुसंगत है। जैसे फॉर एग्जांपल ए को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए वो ट्यूशन भी ज्वाइन करता है। अब अगर ए को मार्क्स अच्छे ना लाने होते तो वो ट्यूशन ना लेता, ना जाता वो ट्यूशन। अब क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं, ये एक फैक्ट है, और वो किससे जुड़ा है? ट्यूशन लेने से जुड़ा है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है ना, मार्क्स अच्छे लाने हैं इसलिए तो ट्यूशन ज्वाइन किया ए ने, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो खुद एक फैक्ट है ना, जो पढ़ रहा है वो भी एक फैक्ट है, उसको उसका एग्ज़ाम है। तो जब एक फैक्ट किसी अदर फैक्ट से कनेक्टेड हो, वो रेलेवेंट कहलाता है, क्योंकि एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट से कनेक्शन है। और जो केस में मेन पॉइंट से कनेक्टेड हो, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन कनेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि लीगल कनेक्शन ही यहाँ पर रेलेवेंट माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है उपधारणा करेगा, इसको बोलेंगे शैल प्रिज्यूम। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? मे प्रिज्यूम। वहाँ पे कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो सच मान ले या ना माने। ठीक, अब यहाँ पे है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। अब अगर किसी सेक्शन में जब हम बीएससी के आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे है कोर्ट ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक वो ना साबित नहीं किया जाता। ठीक है ना, ना साबित नहीं किया जाता, उसको सच मान लेगा, उसको साबित मान लेगा। यानी जब कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, उसे कोई बात माननी ही पड़े, उसको माननी ही माननी है, तो वो शैल प्रिज्यूम में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए तो उसे गलत भी साबित किया जा सकता है। ठीक, यानी सबूत मिल जाए तो उसको उल्टा भी जा सकता है। देखो साफ लिखा है कि कोर्ट बात को सच्ची तो मान लेगा, तथ्य को साबित तो मानेगा, लेकिन जब तक वो ना साबित ना किया जाए। मतलब अगर मान लो कोई एविडेंस आ जाए कोर्ट के सामने ऐसा, तो अगर कोर्ट के सामने ऐसा एविडेंस आ गया तो फिर कोर्ट उसको हटा भी सकता है, यानी उसको चेंज भी कर सकता है, उलट भी सकता है। अब यहाँ पे ये सारी डेफिनेशंस हमने समझी। आई होप सारी डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब इसमें एक और सबसेक्शन 2 दिया गया है। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि जो वर्ड्स, जो भी आपके वर्ड्स वगैरह हैं, वो इस अधिनियम में जो भी यूज़ हुए हैं, जो बीएससी में यूज़ हुए हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड्स हैं, और जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है,
लेकिन किस में डिफाइन है? आपके IT एक्ट 2000 में डिफाइन है, या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन है, या BNS में डिफाइन किए गए हैं उनको, तो उनका वही मतलब लिया जाएगा जो उस एक्ट में दिया गया है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड्स है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर BSA में डिफाइन नहीं किया गया है, बट उनको डिफाइन कहाँ पर किया गया है? इन तीनों में से किसी एक्ट में किया गया है, तो उसका मतलब वहीं पर माना जाएगा, वही अर्थ लिया जाएगा जो उसमें दिया गया है। ठीक, तो आई होप आज जो हमने सेक्शन नंबर 1 और 2 समझा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। शॉर्ट टाइटल समझा, एक्सटेंशन एप्लीकेशन वगैरह समझा, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कैसे लागू होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। सारी ही डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी, बस थोड़ा डॉक्यूमेंट वाली जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। हालांकि अब हमारे सेक्शन 2 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, है ना, जो 3 से लेके 50 तक के सेक्शंस को कवर करता है। अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे जिस तरीके से अभी तक समझते आए हैं। BNS में बहुत अच्छे से मैंने कराया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं BSA की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।